इंडिया का एक ऐसा स्टार्टअप जिसे एक माँ ने शुरू किया क्योंकि उनके बच्चे को इंडिया के अंदर अवेलेबल बेबी केयर प्रोडक्ट्स सूट नहीं करता था। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि एशिया का फर्स्ट एंड ओनली मेडसेफ सर्टिफाइड ब्रांड है। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि एक टाइम पर पेटीएम से भी बड़ा आईपीओ लेके आने वाला था। एक ऐसा स्टार्टअप जिसने डिजिटल मार्केटिंग से पूरे मार्केट को कैप्चर किया। एक ऐसा स्टार्टअप जो आज 6 प्रोडक्ट से शुरू होकर 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रहा है और इस स्टार्टअप का नाम है मामाअर्थ की स्टार्टिंग होती है दिसंबर 2016 के अंदर, जब गजल अलग इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। अपने बेटे के लिए वो डिफरेंट बेबी केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करती हैं, बट कोई भी बेबी केयर प्रोडक्ट उनके बेटे को यहाँ पे सूट नहीं करता है। जब भी वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आती है तो उनके बेबी को इरिटेशन, रेसेस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है उन बेबी केयर प्रोडक्ट से, और उसी टाइम पर वो स्विच करती है कुछ फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर। और वो ये पता लगाती है कि जो फॉरेन ब्रांड्स है उनकी बेबी की स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे हैं और उनसे उन्हें कोई भी ईचिंग जैसी प्रॉब्लम से यहाँ पे नहीं हो रही है। और उसके बाद में गजल अलग जाती है उन इंग्रेडिएंट्स को चेक करने जो कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर डाले हुए होते हैं, और वो इस चीज को ढूंढ निकालती है कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं मिले हुए। और वो ढूंढने लगती है इंडिया के अंदर ऐसा एक ब्रांड है जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता हो, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जो इस मार्केट को कैटर कर रहा था। और यहीं से शुरुआत होती है मामाअर्थ की। अब गजल अलग जाती है अपने नॉन पीपल्स के पास में और उनको बोलती है कि क्या आपको भी ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की वजह से, या फिर आपको भी कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इंडिया के अंदर अच्छे से अवेलेबल हो जाए और उसके अंदर ये टॉक्सिक केमिकल्स अवेलेबल ना हो। और इस तरह से वो एक कम्युनिटी को फाइंड आउट करती हैं जहां पर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो थी, बट यहाँ पे कोई सप्लाई करने वाला नहीं था, कोई भी यहाँ पे ब्रांड इन चीज को कैटर नहीं कर रहा था। गजल यहाँ पे जाती है अपने हस्बैंड वरुण के पास में, उनको आइडिया पिच करती है और ये आइडिया उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है और फिर वो लग जाते हैं इस कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पर वो कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ट्राई करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद में इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लोगों को यहाँ पर लेके आते हैं अपने साथ में, जो उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे बना के दे सके। इस तरह से मामाअर्थ जो 6 प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पे शुरू होती है और आज मार्केट के अंदर उनके 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी भी लगी हैं जो इस कंपनी के अंदर बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ लेके आई हैं, और वो क्या है स्ट्रेटेजीज जानते हैं हमारे इससे वीडियो के अंदर। हेलो एंड वेलकम बैक टू हाइक लाइव। मैं हूं सुनील जांगी, डिजिटल ग्रोथ बिजनेस कोच, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन स्ट्रेटेजीज के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उन बिजनेस लेसन्स के बारे में जो आपको मामाअर्थ की स्टोरी से मिल सकते हैं और कैसे आप उनको इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखना। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो गजल अलग लगाती है वो है एक ऐसे मार्केट को फाइंड आउट करना जहां पर डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट सप्लाई करने वाला कोई भी नहीं है। एक ऐसा मार्केट जहां पर बेबीज के लिए टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड तो है बट कोई भी कंपनी इस मार्केट को कैटर नहीं कर रही है। बहुत से मदर्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके बेबी के लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट नेचुरल है, कौन सा प्रोडक्ट सेफ है, और गजल अलग ने इसी चीज को आइडेंटिफाई करके अपनी कंपनी का फाउंडेशन रखा था। टॉक्सिक फ्री नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना जो कि बेबीज की हेल्थ के लिए, उनकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, ना कि उनके लिए नुकसानदायक हो। दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे गजल अलग लेके आती है बी इनोवेटिव का, जहां पर वो इनोवेशंस करती है। फॉरेन ब्रांड के जो अंदर इंग्रेडिएंट्स उनको मिलते हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करती है, उनको यहाँ पे मिक्स करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाती है जिससे कि बेबीज की जो स्किन है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। और वो एक चीज और नोटिस करती है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे 1500 से भी ज्यादा केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि यूएसए के अंदर बिल्कुल भी बैंड है, और इंडिया के अंदर कुछ रेगुलेशंस ना होने के कारण वो प्रोडक्ट्स के अंदर डाले जाते हैं जिनकी वजह से बेबीज को इरिटेशन और ऐसी ईचिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और इसी चीज को आइडेंटिफाई करके उन्होंने ऐसा इनोवेशन निकाला कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बना सकें और नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ में ही इस मार्केट को कैटर कर सकें। थर्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो लगाते हैं वो आती है इनकी फास्ट प्रोडक्ट लॉन्चिंग की, जहां पर एक कंपनी 2 से 3 साल लगाती है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, वहीं पर मामाअर्थ जो है वो 3 महीने के अंदर एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है। सबसे पहले यहाँ पर उनकी एक बीटा वर्जन निकाला जाता है जो कि उनकी कम्युनिटी बनी हुई है, उन कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहां से फीडबैक लेकर के फीडबैक्स को फीड फॉरवर्ड ले जाकर के आगे उनमें जो भी चेंजेस करने होते हैं वो चेंजेस करते हैं, वापस एक कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों को टेस्ट करवाया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर उनको बेचा जाता है। इस तरीके से कंपनी जो है 3 महीने
महीने के अंदर ही एक अच्छा खासा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर देती हैं। और आप इस चीज़ का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जब 2016 के अंदर कंपनी शुरू हुई थी तब उनके पास में केवल 6 प्रोडक्ट थे और आज के टाइम पे उनके पास में 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपको कैटर करने के लिए। फोर्थ स्ट्रेटजी यहाँ पे आती है सेलिंग ऑनलाइन का। गाजर अलग ने जब अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए तो उनको यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर ही लॉन्च किया था। ऑफलाइन के प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं मिल पा रहे थे और ये एक्सक्लूसिव ऑनलाइन प्रोडक्ट थे जिनकी वजह से लोगों के अंदर इनकी डिमांड भी थी और लोगों के पास में एक भरोसा भी था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से अगर हम लोग खरीदेंगे तो हमें अच्छे प्रोडक्ट्स अगर नहीं मिलते तो हम लोग वापस से एक्सचेंज भी उनसे करवा सकते हैं। और इसी तरीके का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उस मार्केट को कैटर किया जो इन चीज़ों के बारे में समझते हो, यानी कि जो लोग ऑनलाइन का नॉलेज रखते हो और साथ साथ थोड़ा बहुत इस दुनिया से कनेक्टेड होकर प्रोडक्ट्स की भी नॉलेज रखते हो। और इसी तरीके से उन्होंने अपनी सेल को ग्रो करना शुरू किया था। फिफ्थ स्ट्रेटजी इनकी आती है पर्पस बिल्ट ब्रांड बनाना। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि मामाअर्थ जो है वो आप कोई भी अगर प्रोडक्ट उनसे लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप उनसे खरीदते हो तो उसके पीछे वो कुछ ना कुछ कैंपेन आपको ऐड करके देते हैं, फिर चाहे वो प्लास्टिक फ्री का हो, फिर चाहे वो यहाँ पे ट्री प्लांटेशन का हो, एक प्रोडक्ट को एक पर्पस से लिंक कर देते हैं। और यहाँ पर इसी चीज को मार्केट करते करते उन्होंने लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर से बनाया कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट इनसे खरीदते हैं तो उससे नेचर को कुछ ना कुछ फायदा जरूर से होगा। और इसी तरीके की पर्पस बिल्ड मार्केटिंग भी इन्होंने यूज ली थी जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स और ज्यादा बिकने यहाँ पे लगे थे। सिक्स्थ स्ट्रेटजी यहाँ पे इनकी आती है इनके हाई मार्जिन की। जब ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं तो अगर इनका प्रोडक्ट यहाँ पर 100 रुपए का बिकता है तो उनके अंदर इनको यहाँ पे 30 से 35 रुपए की ही कॉस्टिंग आती है, बाकी जो है वो पूरा एक मार्जिन इनके पास में बच जाता है। हाई मार्जिन के ऊपर जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो यहाँ पर आप कम सेल के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेते हो और मार्केट को यहाँ पे अच्छे से टेक ओवर भी कर सकते हो। सेवंथ यहाँ पे इनकी स्ट्रेटजी आती है वो आती है ऑनलाइन मार्केटिंग की। जब ये अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे थे, अपने कंपनी को ग्रो कर रहे थे तो इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत ज्यादा सहारा लिया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से इनको बहुत अच्छा फायदा मिला क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की जो लॉयल ऑडियंस थी वो उनके प्रोडक्ट्स को स्टार्टिंग में खरीद रही थी और वहां से उनको रेवेन्यू भी दे रही थी। इस वजह से इन्होंने तकरीबन 5000 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के साथ में काम किया और यहाँ पर 5000 से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने इनका ऐड करके इनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी दिलवाया। लास्ट स्ट्रेटजी उनकी आती है वो आती है द हाउस ऑफ ब्रांड की। यहाँ पर कंपनी ने अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च किए जो इनको और ज्यादा बड़ी ऑडियंस को कैटर करने में हेल्प करते हैं। आयुर्वेदा करके इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाता था और यहाँ पे द डर्मा को करके एक कंपनी इन्होंने लॉन्च की जो कि यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मार्केट के अंदर लॉन्च करती है और एक नई और वाइड ऑडियंस को यहाँ पे कैटर करती है। ये तो बात हो गई इनकी स्ट्रेटजीज की, लेकिन इस कंपनी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं और वो क्या हैं वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम यहाँ पे इस कंपनी के पास में आती है वो आती है नो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस कंपनी की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। कंपनी जो है वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर से तैयार करवाती है, थर्ड पार्टी यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं उनसे तैयार करवाती है, यानी कि इनका क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है और साथ ही साथ इनकी यहाँ पर कोई यूएसपीज भी नहीं है और ना ही इनके पास में कोई पेटेंट्स है जिनकी वजह से ये कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर निकाल सके। जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे कॉपी इजीली किए जा सकते हैं और मार्केट के अंदर लाए जा सकते हैं और इस वजह से कंपनी का जो एक यूएसपी होता है वो इस कंपनी के पास में नहीं बचता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि अगर कल को कोई भी मार्केट के अंदर नया प्लेयर आता है तो इस प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकता है और एग्जैक्ट सेम चीजें मार्केट के अंदर लॉन्च करके मामाअर्थ का जो मार्केट है वो खराब कर सकता है। सेकंड प्रॉब्लम में आता है इस कंपनी का ROAS यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि मैं 1 रुपया अगर मार्केट में खर्च कर रहा हूं तो उस 1 रुपए से मैं कितना रुपया कमाता हूं। यहाँ पर मामाअर्थ जो है वो अगर 1 रुपया मार्केटिंग में खर्च करती है तो उससे उनको 2.5 रुपए का बिजनेस मिलता है, यानी कि इनका ROAS जो है वो यहाँ पे 2.5 का ही है। इनका जो ROAS पिछले 3 से 4 साल से बिल्कुल सेम रहा है, कंसिस्टेंट रहा है और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वरी वाली चीज होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इनके बहुत अदर जो बड़े कंपटीटर्स हैं नाइका या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो नाइका का यहाँ पे ROAS रहता है 7.6 और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको 1 रुपया का अगर एड चलाता है कहीं पर भी तो उनसे उसको 10 रुपए से भी ज्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, 10 रुपए से भी ज्यादा का यहाँ पे उनको ROAS मिलता है। तो यहाँ पर ROAS जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस कंपनी के पास में और स्टिल ROAS होने का मतलब है इस कंपनी के अंदर जो कस्टमर रिटेंशन है वो भी बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पर अगर ROAS कम है मतलब इनकी
रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और अगर रिपीटेड ऑर्डर्स इनको आते हैं तो इनका ROS जरूर से इंक्रीज होता। और कस्टमर रिटेंशन नहीं होना ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, अगर वो कंपनी है उसके कस्टमर यहाँ पे रिटेन नहीं हो रहे, मतलब या तो उनके प्रोडक्ट्स में कुछ कमी है, या उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट्स से वो एक बेंचमार्क नहीं क्रॉस कर पा रहे जो ये अपने एड्स के अंदर बताते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर हैं कंपनी के अंदर, बट इसके अलावा भी यहाँ पे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी कंपनी के साथ में हो रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पास प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है कंपनी के हाई और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज उन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं अगर मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ या लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ तो वो तो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स कभी काम में ले ही नहीं सकते। बट अगर मैं बात करूँ अपर क्लास की तो वो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स को काम में ले सकते हैं, जो कि एक बहुत छोटी मार्केट है। और इस मार्केट के अंदर कैटर करने के लिए पहले से फॉरेन ब्रांड्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। अगर इनको काम करना है तो इनको काम करना चाहिए लोकल मार्केट के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके बजट के अंदर, ताकि यहाँ पे इनकी सेल्स भी जाए और यहाँ पे इनकी ROS है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है इस कंपनी की वो आती है प्रॉफिटेबिलिटी की। 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 114 करोड़ और यहाँ पर इस कंपनी ने लॉस किया था 442 करोड़ का। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2021 के अंदर तो वो था 472 करोड़ का, बट यहाँ पे इनका जो लॉस था वो था 1332 करोड़ का। 2022 के अंदर इनको अपना IPO लेके आना था और IPO लाने के लिए इन्होंने थोड़ी यहाँ पे प्रोग्रेस की थी। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे था 964 करोड़ का और कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई जो कि थी 14 करोड़ की। अब बात करते हैं 2023 की, तो 2023 के अंदर कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू था 1492 करोड़ का और यहाँ पर कंपनी ने फिर से लॉस किया 142 करोड़ का। यानी कि इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही कम है और लॉसेस बहुत ज्यादा है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी यहाँ पे सैचुरेट नहीं है, वो भी 1 साल आती है 2 साल चली जाती है। और इसकी वजह से कंपनी के ऊपर यहाँ पे वापस से अपना IPO लेके आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर ये रेवेन्यू फिगर आपको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी यहाँ पे 1 साल प्रॉफिट करती है, दूसरे साल लॉस करती है, बट इनका जो IPO यहाँ पे आ रहा है वो कितना सक्सेसफुल होता है वो भी इस पे डिपेंड करता है। और अगर आप इन फिगर्स को देखते हो तो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि आपको इस IPO के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके शेयर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब यहाँ पर हमने कंपनी को देख लिया, कंपनी की प्रोफाइल्स देख ली, कंपनी के प्रॉफिट लॉस देख लिए, उनके स्ट्रेटजीज समझ ली, प्रॉब्लम्स को देख लिया। अब क्या, अब हमारे पास में है इस कंपनी की बिजनेस लेसन। सबसे पहला लेसन यहाँ पे आता है बी एवरीवेयर वेयर यू कैन फाइंड अ न्यू कस्टमर। यानी कि जब आप ऑफलाइन बेच रहे हो या ऑनलाइन बेच रहे हो तो आपको दोनों सेगमेंट्स को भी टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो आप अपने ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए भी यहाँ पे अलग से एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हो, या फिर अगर आप ऑफलाइन बेच रहे हो तो ऑनलाइन भी आप जा करके अपने एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो हाइकमी लाइफ से अच्छा ऑप्शन आपके पास में नहीं होगा। हम आपकी हेल्प करते हैं ब्रांड को ऑनलाइन ले जाने में और ऑनलाइन सेल्स करवाने में और बिजनेस को ऑनलाइन ग्रोथ, रेवेन्यू और सक्सेस दिलाने में। कंपनी जब शुरू हुई थी तो कंपनी के पास में यहाँ पे केवल एक ऑनलाइन सेगमेंट के ही कस्टमर्स थे। कंपनी यहाँ पे ऑनलाइन सामान डिलीवर करती थी, ऑनलाइन बेचती थी, बट जब इनका नाम बढ़ने लगा, कस्टमर्स के अंदर इनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी आने लगी और कस्टमर इनको ऑफलाइन मार्केट के अंदर चाहने लगा, तो इन्होंने अपने ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट किए और ऑफलाइन प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। और यहाँ से आप भी अपने बिजनेस को दोनों तरफ ले जा सकते हो और दोनों तरफ ही अपने बिजनेस से अच्छा खासा फायदा जो है वो लेके आ सकते हो। बिजनेस नंबर 2, यहाँ पे आपको जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहने चाहिए मार्केट के अंदर, अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पे लॉन्च करते रहने चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि आप जो है एक बड़ी ऑडियंस को कैटर कर सको। और बिजनेस के अंदर आपको हर बार कैटर करने के लिए एक नया सेगमेंट और एक नई ऑडियंस तैयार मिले जिनको आप कैटर करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आप एक लिमिटेड मार्केट के अंदर चलते हो तो वहां से आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी लिमिटेड रहता है। बट अगर आप नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हो, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हो, नए नए ब्रांड्स लेके आते हो, उनसे आपको और ज्यादा नए एक्सप्लोर करने की चीजें मिल जाती हैं मार्केट के अंदर और नई ऑडियंस को कैटर करने का मौका भी आपको बहुत अच्छे से मिलता है। तो आप यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स के साथ में अच्छा रेवेन्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो। थर्ड लेसन यहाँ पे हमारा आता है कि हमें हमेशा हमारे ROS को इंक्रीज करने की सोचनी चाहिए। अगर आप मार्केट के अंदर 1 रुपया लगा रहे हो तो वहां से आपको मल्टीपल रेवेन्यू आना जरूरी है। 5 या 6 का ROS तो आपका कम से कम होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपका ROS कम हो रहा है यानी कि आपके कस्टमर्स आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो अपना ROS हर साल इंक्रीज करने के तरीके जरूर से निकालें। फोर्थ बिजनेस सेशन हमारे पास जो आता है वो आता है फोकस ऑन प्राइसिंग। हमेशा अपने प्राइसिंग पे ध्यान दो। अगर आप एक बड़ी मार्केट को कैटर करना चाहते हो तो प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिडिल क्लास लोगों के अफोर्डेबल यहाँ पे लानी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस
आपका सामान खरीदे, आपका प्रोडक्ट खरीदे, आपके सर्विसेज लें और उससे आपका जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकले। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अपर क्लास लेवल पे बेचना चाहते हो तो फिर आपको टारगेट ऑडियंस भी उसी तरह की चूज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट भी आपको उसी तरह का डिलीवर करना पड़ेगा और प्राइसिंग भी फिर आपको अपर क्लास वाली ही यहाँ पे रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको यहाँ पे कम सेल के अंदर भी अच्छा रेवेन्यू मिल सके। फिफ्थ बिजनेस हमारे पास आता है कंट्रोल योर लॉसेस। अगर आपकी बिजनेस यहाँ पे लॉस करने जा रही है तो अपने लॉसेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंट्रोल करना है। आपके लॉसेस अगर ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं तो आपके बिजनेस में जो कमियां हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उनको यहाँ पे सुधारनी है और हमें हमेशा बिजनेस के अंदर कम से कम लॉस लेके आना है। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाते हो तो आप जो है बहुत जल्दी अपनी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दोगे। फिर आता है हमारा सिक्स्थ बिजनेस लेसन। यहाँ पर आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलेगी, हमेशा अपनी ब्रांडिंग के साथ में, हमेशा अपनी मार्केटिंग के साथ में, हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ में एक पर्पस जरूर से ऐड करें। जैसे कि क्लासमेट यहाँ पे एक पर्पस लेके चलता है कि जब भी आप क्लासमेट की नोटबुक्स खरीदते हो तो यहाँ पर हम कुछ % उसका एजुकेशन के अंदर डोनेट करते हैं। इसी तरह से मामा अर्थ भी जब भी आप उनसे कुछ परचेज करते हो तो वो यहाँ पे उनको किसी न किसी एक ग्रीन प्लांट या फिर आप जो है एक प्लास्टिक फ्री जैसे कुछ कैंपेन्स के साथ में उसको ऐड कर देती है और यहाँ पर एक पर्पस देती है ताकि आप उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इसी हिसाब से आपको भी अपने बिजनेस के अंदर कोई एक ऐसा पर्पस लेके आना है जिससे कि लोग उससे अट्रैक्ट हों और आपके साथ में, आपके प्रोडक्ट के साथ में हमेशा बने रहे। और हमारा सबसे फाइनल बिजनेस लेसन, हमेशा अपने लिए एक ट्रस्ट फैक्टर लेके चलो। अगर कस्टमर को आप पे ट्रस्ट नहीं है तो कस्टमर कभी भी आपका सामान नहीं खरीदेगा। मामा अर्थ को जब यहाँ पे बिजनेस अपना लॉन्च करना था, प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करने थे, तो उनके पास में भी सेम इशू था। लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना तो उनके फाउंडर किसी IIT से थे, ना किसी IIM से, ना ही उनको बिजनेस का कोई खास नॉलेज था और साथ ही साथ उनके पास में ऐसा कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं था जिससे कि वो मार्केट के अंदर ऑडियंस को ये ट्रस्ट दिलवा पाए। और इसी वजह से उन्होंने टाई अप किया था मेडसेफ के साथ में और मेडसेफ का वो सर्टिफिकेशन लेके आए थे, जिसकी वजह से वो इंडिया के और एशिया के फर्स्ट मेडसेफ सर्टिफाइड ब्रांड बने थे। तो इस हिसाब से अगर आपके पास भी कोई ट्रस्ट फैक्टर आप बना सकते हो तो जरूर से बनाओ और ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर से करो। और सबसे आखिरी और सबसे काम की बिजनेस लर्निंग, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को और अच्छे से ट्रेन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस मल्टीपल टाइम्स ग्रो करे, तो हाइक मिलाइव आपके लिए अवेलेबल है। हम आपकी बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस और रेवेन्यू तीनों को ही बढ़ाने की आपकी पूरी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ हम आपको डिजिटल लॉन्च पैड भी देते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करवा सको। तो हाइक मिलाइव को जरूर से कॉन्टेक्ट करें और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यूज जरूर से बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर एक नई केस स्टडी के साथ में। तब तक ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।